नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त के अहम हेडलाइंस। चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ को लेकर सीएम धामी ने एसओपी बनाने के निर्देश दिए। कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन आज से शुरू। देश भर के 60 मेयर करेंगे शहरी विकास पर मंथन। सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड को यूके समझकर आ रहे हैं। भाजपा नेता कर्नल कोठियाल ने उठाए सवाल। सोमनाथ से कार्तिक स्वामी तक 5000 किलोमीटर साइकिल यात्रा। गो संरक्षण और सनातन धर्म का संदेश दे रहे दो युवा। चारधाम यात्रा से लौट रहा कार ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरी कार। चालक सहित राजस्थान के 8 लोग थे सवार। और उत्तराखंड में एफपीपीसीए ने जारी किए नई बिजली दर। 1 जून से 30 जून की अवधि के बीच लागू होंगी। इस महीने फिर आएगा ज्यादा बिल। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध चल रहे भीमावाला विकासनगर देहरादून में साईं कृपा स्टोन क्रशर के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और औद्योगिक विभाग से 6 सप्ताह में अपना जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 जुलाई की तिथि नियत की। आपको बता दें कि स्कंद कुमार सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि संबंधित साईं कृपा स्टोन क्रशर घनी आबादी, सरकारी इंटर कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र और ग्राम पंचायत कार्यालय के करीब स्थापित किया जा रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है। याचिका में कहा गया कि क्रशर यूनिट 200 मीटर की निषिद्ध दूरी के भीतर स्थापित की जा रही है और इससे क्षेत्र में पर्यावरण तथा स्थानीय निवासियों एवं स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जुलाई 2023 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने का भी आरोप लगाया गया। इसमें स्टोन क्रशर नीति जो राज्य सरकार की है उसमें एक प्राविधान दिया गया है कि जो दूरी के मानक हैं उनमें शिथिलता प्रदान की जा सकती है यदि आसपास रहने वाले लोग उसमें एनओसी ग्रांट करते हैं, जबकि प्रदूषण का मामला सिर्फ 2-4 लोगों के एनओसी के आधार पर तय नहीं हो सकता। तो उस नीति को उसमें चुनौती दी गई थी, तो कोर्ट ने इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से राज्य के और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा और उसके बाद मामले को सुनवाई की गई। जनपद नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते पर्यटकों की संख्या के मद्देनजर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनपद में आने वाले सभी पर्यटकों, श्रद्धालुओं, प्रवासियों एवं अतिथियों से अपील करते हुए कहा कि वे यातायात नियमों का अनुपालन करने के साथ ही स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि जनपद में बढ़ती पर्यटक गतिविधियों को देखते हुए सभी आगंतुकों का दायित्व है कि वह अपने वाहनों को सड़क किनारे अनियोजित ढंग खड़ा कर निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे, ताकि स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। पर्यटन सीजन में जो बाहर से प्रवासी अतिथि आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन लोगों से ये आग्रह है कि वो यातायात के नियमों का पालन करें, रोड साइड पे पार्किंग न लगाएं, जो पार्किंग में या बैरियर्स पे जो चेकिंग होती है उनका यथावश्यक सहयोग करें, स्थानीय मान्यताओं, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाजों को पूरी तवज्जो दें, यहाँ की जो ग्रीनरी है, यहाँ की वाटर बॉडी है उसका सम्मान करें, उसको प्रदूषित होने से बचाएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट में काशीपुर के कटोरा ताल क्षेत्र में युवक की हत्या किए जाने का शक जताते हुए शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कर कोर्ट में पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि काशीपुर निवासी इमरान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि 16 मई को उनके पुत्र घर की टॉप फ्लोर में मृत अवस्था में उनका पुत्र मिला था। शव के आसपास फर्श पर खून बह रहा था, जिसके पश्चात उनके पुत्र का पोस्टमार्टम कर शव को दफना दिया गया। याचिका में मृतक के पिता इमरान का कहना है कि उनके पुत्र की हत्या की गई है क्योंकि उसके कान के नीचे चोट का निशान पाया गया।
इसलिए शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराकर मृत्यु के सही कारण का पता चल सके। इमरान नाम के व्यक्ति का लड़का था और काशीपुर में वो रहता था, तो उसका मकान के टॉप फ्लोर पर उसकी डेथ पाई गई। शुरुआती तौर से उसका जब पोस्टमार्टम कर दिया गया तो उसके बाद में ये पाया गया कि उसमें उसके कान के पीछे चोट थी और उस जहाँ पर उसका मर्डर हुआ था वहाँ पर फर्श में खून वगैरह पे था। एक चादर भी मिली थी तो उसमें भी खून वगैरह था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कल गुरुवार 4 जून को अल्मोड़ा में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जनसभा को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जनसभा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा अल्मोड़ा पहुंची। जल का निरीक्षण कर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अल्मोड़ा पहुंची कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मंच व्यवस्था, सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल और जनसभा में आने वाले लोगों की सुविधाओं को लेकर पार्टी नेताओं से विस्तृत जानकारी ली। उत्तराखंड के लक्सर नगर पालिका बोर्ड की स्पेशल बैठक में आज उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब कानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बात इतनी बढ़ गई कि माननीय विधायक ने भरी बैठक में अपना एजेंडा फाड़कर फेंक दिया। दरअसल विधायक उमेश कुमार लक्सर नगर में महाराजा भागीरथ की प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख रुपए का बजट पास कराने के विशेष एजेंडे के साथ बैठक में पहुंचे थे, लेकिन इस महत्वपूर्ण एजेंडे पर चर्चा होने से पहले ही बैठक सियासत की भेंट चढ़ गई। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि इस विशेष बैठक में पालिका चेयरमैन संजीव नीटू और पालिका कर्मचारियों के अलावा एक भी सभासद नहीं पहुंचा। इस दौरान महिला सभासदों के पतियों ने पालिका को बाकायदा चिट्ठी भेजकर विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए बैठक में आने में असमर्थता जताई। वहीं अन्य सभासदों ने बिना कोई कारण बताए बैठक का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। देखिए, एजेंडा सभी पार्षदों के पास चला गया था और आज जो है कोरम पूरा ना होने की वजह से बैठक को स्थगित किया गया है। किसी ने कोई एप्लीकेशन भेजी, कोई तबीयत खराब थी, कोई यहाँ था नहीं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां रही हैं। इसी वजह से सब लोग नहीं आ पाए और इसी वजह से बोर्ड मीटिंग कैंसिल हो गई। जब से वो स्थापित हुई है तब से उस मूर्ति को लेकर रोज कोई ना कोई राजनीति करने का, षड्यंत्र रचने का कारण लोग ये नेता कहीं ना कहीं बनते हैं। अब महाराजा भगीरथ जी के उस स्थान की, क्योंकि शौचालय वहां से हट गया, टूट गया, वो भी मेरे ही पत्र पर हटा और टूटा है। कार द्वारा अभी जब शोभा यात्रा थी 19 तारीख की, तब वादा किया गया था कि भाई मैं उसका सौंदर्यीकरण कराऊंगा। इसके संबंध में पत्र दिया गया सरकार को। एसडीएम साहब ने उसमें बैठक की, करके उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी और ये कहा कि नगर पालिका से एनओसी ले लें। महाराजा भगीरथ जितने भी नेता हैं, माननीय विधायक उमेश कुमार जी तो हमेशा इस समाज को और महाराजा भगीरथ जी का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, लेकिन ये जो सभासद है यहाँ के, चाहे उसमें कितने भी नेता हैं, सब राजनीति करने के लिए आते हैं। आज हमें पता लगा कि ऐसा ऐसा मामला है, नगर पालिका में हम जा रहे हैं और 5 लाख की जो घोषणा की थी माननीय विधायक उमेश कुमार जी ने, उसका एजेंडा करके वहां सौंदर्यीकरण करवाएंगे। तो जैसे यहाँ मीटिंग हुई और जितने भी यहाँ के सभासद थे उनमें से कोई नहीं पहुंचा। कारण उन्हें मतलब महाराजा भगीरथ से नहीं है, उन्हें मतलब कि महाराजा भगीरथ सैनी समाज से थे। उन्हें दिक्कत उस चीज से है कि अगर सैनी समाज ने यहाँ अपनी ताकत दिखा दी तो आने वाले विधायक भी होंगे, और ये सैनी समाज वो समाज है, ये विधायक बनाना जानता है तो उन्हें गिराना भी जानता है। और सभासद जो उनके अध्यक्ष है संजीव जी, मैं उनके वर्तमान में यहाँ विधायक है उन्हीं की पार्टी के, तो मैं संजीव से भी कहूंगा, जी से भी कहूंगा कि आप इस पे संज्ञान लें और जो वहाँ सौंदर्यीकरण है उसे करवाएं। और माननीय विधायक जी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख रुपए घोषणा की। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां कांग्रेस की जिला इकाई ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे की तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने दावा किया कि राहुल गांधी का प्रस्तावित दौरा जिला सहित प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद
राजनीति के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, जिनके साथ सांसद राहुल गांधी संवाद करेंगे। इसके अलावा जिले के सभी 15 ब्लॉक क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। संगठन स्तर से तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव व घर-घर जाकर लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दे रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी का ये कार्यक्रम है, ये पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संवाद कार्यक्रम है। इसको हम किसी बड़े आयोजन के रूप में भी हम लोग किसी को नहीं बताना चाहते, क्योंकि जो है उनका एक संवाद कार्यक्रम है। वो जो है पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे और उसमें स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई जन नेता या जो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, हमारी कांग्रेस की जो सबसे मुख्य धारा से जुड़े हुए नेता हैं, तो जब वो यहाँ पर उनका आगमन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता भी जो है मनोबल के साथ यहाँ पर उनके साथ रहेंगे। और ये बनता भी है कि जब किसी के परिवार का मुखिया यहाँ पर आता है तो पूरे परिवार का दायित्व बनता है कि अपने मुखिया के साथ जो है वहाँ पर कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहे। बढ़ गई अगली खबर की ओर। हरिद्वार में लक्सर तहसील के रामपुर राय घाटी में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। यहाँ खनन पट्टों की आड़ में खनन माफिया जेसीबी और पोकलेन मशीनों से खनिज सामग्री ढो रहे हैं। कैमरे में कैद की गई तस्वीरों में दूर दूर तक ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसीबी और पोकलेन मशीन खड़ी हुई नजर आ रही हैं। साथ ही गांव के रास्तों पर खनिज सामग्री से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। अवैध खनन करने वालों का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि टीम के छापा मारने से पहले ही उन्हें जानकारी मिल जाती है और सभी रफू चक्कर हो जाते हैं। लक्सर के एसडीएम का कहना है कि इस क्षेत्र से अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही हैं और कार्रवाई की जाएगी। रामपुर रायगढ़ी से शिकायतें आ रही है बराबर कि जो पट्टे वाले हैं वो जो है अपनी निर्धारित पट्टे से अतिरिक्त जो है खुदाई का काम कर रहे हैं। और खान अधिकारी को मैंने जो है संदेश भेजा है, उनसे आग्रह किया है कि जो है ये पट्टे पर निगरानी करें। और इसके अलावा मैंने जो है तहसीलदार को 2 बार वहाँ पर भेजा रायगढ़ी में पकड़ने के लिए, लेकिन लगता है कि इनके पहुँचने से पहले ही लोग भाग जाते हैं। और अब जो है SIR का काम चल रहा है, इससे थोड़ा निवृत्त होकर के मैं भी जो है रामपुर रायगढ़ी का निरीक्षण करूँगा। हल्द्वानी में मौसम में हो रहे बदलाव का असर आपको बता दें बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। कभी तेज़ गर्मी तो कभी बारिश और ठंडक के कारण मौसमी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें STH बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितु रखोलिया के अनुसार इन दिनों बच्चों में टाइफाइड, डायरिया और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां सामने आ रही हैं। डॉक्टरों ने अभिभावकों को सलाह दी है कि बच्चे घर से निकलते समय अपना आपको बता दें पानी साथ में रखें और बाहर मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स, गन्ने के रस तथा खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। विशेषज्ञों का कहना है कि दिन में बढ़ते तापमान को देखते हुए बच्चों को सुबह जल्दी या सूर्यास्त के बाद ही खेलने के लिए भेजना चाहिए। बच्चों में उल्टी, बुखार, दस्त, कमजोरी या कोई अन्य सामान्य लक्षण दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। एक तो जो बच्चा बाहर गर्मी में निकलता हो तो घर का पानी लेके निकले, बाहर के जो भी कोल्ड ड्रिंक है, गन्ने का रस है, ये सब चीजें बच्चे ना लें। तेज धूप में छोटे बच्चों के लिए गर्मी 40 डिग्री 35 डिग्री बहुत ज्यादा है, तो बच्चे कोशिश ये करें कि खेलने का समय सुबह धूप निकलने से पहले और शाम को सूरज ढलने के बाद जाए। तीसरा, आजकल बच्चों में टाइफाइड और हेपेटाइटिस बहुत देखने को मिल रहा है और ये तीनों ही जो है मतलब खाने पीने या पानी से फैलते हैं। इसमें ये रहता है कि बच्चों ने बाहर का खाना इस दौरान बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और घर का खाना भी जो है 4 या 5 घंटे में जो बना हुआ ताज़ा खाना होता है। अगली खबर हरिद्वार से, जहां धर्मनगरी में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच अगले वीकेंड और सोमवती अमावस्या स्नान पर्व सकुशल संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। पिछले वीकेंड पर तकरीबन 30 लाख श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर पतित पावनी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई थी। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने अगले बड़े स्नान पर्व माने जाने वाले सोमवती अमावस्या को लेकर तैयारियां तेज कर दी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को सुगम आवाजाही सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर होटल, ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु पर्यटक हरिद्वार शहर में आए थे स्नान के लिए। पिछले वीकेंड पर भी और उससे पहले वीकेंड पर भी हमने देखा था। आने वाला जो वीकेंड है और उसके बाद जो सोमवती का स्नान है, लॉन्ग वीकेंड भी है, उसके लिए पुलिस प्रशासन और सभी विभागों के द्वारा बृहद रूप से तैयारियां की जा रही है। कल शाम से ही हमने जितने भी हमारा कोर मेला एरिया है जहाँ पर अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी, वहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जो 10 जून तक लगातार जारी रहेगी। देखिए, हरिद्वार सिटी में क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है और साथ साथ वीकेंड पे जो पर्यटक आ रहे हैं उनका भी प्रेशर है, तो इसके अनुरूप हमारे द्वारा जो यातायात व्यवस्था है उसको समुचित और सजग बनाने के लिए एक प्रॉपर यातायात प्लान तैयार किया गया है। इसमें हमारे द्वारा जो हमारी ड्यूटीज है उनको भली भांति डिप्लॉय किया गया है। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो भी हमारे बॉटलनेक्स हैं, जो हमारे जंक्शंस हैं, वहाँ पर्याप्त पुलिस फोर्स का आवंटन किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के तहत 8 जून से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और उनसे फॉर्म भरवाकर ऑनलाइन ऐप पर अपलोड करेंगे। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अभियान को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ लगातार बैठकें की जा रही है। प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है, जिसमें बीएलओ और संबंधित कर्मचारियों की आपको बता दें आशंकाओं का समाधान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी एसआईआर का शेड्यूल निर्गत किया गया है और उसी के अंतर्गत 8 जून से हमारे जो बीएलओ हैं वो घर घर जाकर गणना प्रपत्रों को मतदाताओं को उपलब्ध कराएंगे और उनसे भरवाते हुए उसको वापस बीएलओ ऐप पर डिजिटाइज किया जाना है। उसके उपरांत 14 जुलाई को हमारी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसका आलेख्य प्रकाशन किया जाना है। अगली खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आशीष नैथानी के सेवानिवृत्त के अवसर पर आज फुल कोर्ट रेफरेंस यानी विदाई समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। मुख्य न्यायाधीश की अदालत में दोपहर 3:30 बजे न्यायमूर्ति आशीष नैथानी को न्यायिक सेवा से ससम्मान विदा किया गया। आपको बता दें कि जनवरी 2025 में न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति से पहले आशीष नैथानी उच्च न्यायालय आपको बता दें उत्तराखंड उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत थे। इससे पहले उन्होंने 29 अप्रैल 1992 को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में करियर शुरू किया था। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद उन्होंने राज्य की न्यायिक सेवा विकल्प चुना था, जबकि 2011 में वो जिला न्यायाधीश बने और अपनी नियुक्ति से पहले तक लगभग 13 वर्षों तक अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी। आशीष नैथानी जी का विदाई समारोह था जिसमें फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ और जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई माननीय चीफ जस्टिस द्वारा और माननीय सीएससी महोदय द्वारा और बार की तरफ से हमने रिप्रेजेंट करा, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टेन्योर में उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और जूनियर से लेकर सीनियर्स तक सबने उनके कार्यों की प्रशंसा करी और आगामी उनके भविष्य के लिए दुआएं मांगी कि आगामी उनका भविष्य उज्ज्वल हो और वो स्वस्थ रहे। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां एक बार फिर एक निजी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। स्थानीय निवासी दीपक जोशी ने अपने पिता की मौत मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित ने बताया कि 6 मई को अपने पिता को उनके गाल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए नैनीताल रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था
ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती रही, लेकिन समय पर न तो उचित उपचार किया गया और न ही परिजनों को कोई जानकारी ही दी गई। इससे मरीज का दर्द, संक्रमण और अन्य जटिलताएं बढ़ती रही। अस्पताल प्रबंधन द्वारा महंगी दवाइयां और मेडिकल उपकरण मंगाए जाते रहे, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ। अंत में 17 मई को नाउमीदी जताते हुए मरीज को घर ले जाने को कह दिया गया। घर ले जाते समय रास्ते में ही बीमार पिता की मृत्यु हो गई। मैं अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए कृष्णा हॉस्पिटल में ले गया था। पत्नी का ऑपरेशन बताया था, दूरबीन विधि से करेंगे बोला था, लेकिन बाद में उन्होंने सर्जरी के द्वारा किया गया। इलाज के दौरान लापरवाही के चलते मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि इन प्राइवेट हॉस्पिटलों पर लगाम लगाई जाए ताकि आगे किसी मरीज को अपनी जान में गंवानी पड़ेगी। मेरे को शुरू में डॉक्टरों ने यही बोला था कि नॉर्मल ऑपरेशन है, दूरबीन से हो जाएगा, लेकिन बाद में जब 1 घंटे बाद आए तो बोला अब सर्जरी करानी पड़ेगी। बाद में एक स्टंट भी डालने के लिए पेट में बोला गया। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भागवत प्रसाद मकवाना ने हरिद्वार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लंबे समय से संविदा व आउटसोर्स व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रयास किए जाएं। बैठक में वेतन, वर्दी, सुरक्षा उपकरण, आयुष्मान कार्ड और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की गई। जिला चिकित्सालय में सफाई कर्मियों को कम वेतन मिलने के मामले में उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों के हितों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करने को कहा है। अगली खबर हरिद्वार से, जहां प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान जारी कर रखा है। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर यहां शहर से लेकर आसपास के देहात इलाके तक में अवैध कब्जेदारों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन में ललतारो पुल से अपर रोड तक 80 से ज़्यादा अस्थायी अतिक्रमण ध्वस्त करते हुए अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। इसी तरह लक्सर बाजार क्षेत्र में भी दर्जनों अतिक्रमणकारियों को हटाया गया है। साथ ही रास्ता बाधित करने वाले कुछ अस्थायी दुकानदारों का चालान भी काटा गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई दुकानदारों और अधिकारियों के बीच कहासुनी भी हुई है। देहरादून में एसएसपी की सटीक रणनीति से पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना राजपुर पुलिस ने कोबरा गैंग के 2 विदेशी पेंडलरों समेत 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 20.92 ग्राम कोकीन बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए है। पुलिस ने जोहड़ी रोड पर स्कूटी सवार सूडान निवासी माइकल इक्का मेक्सन और लेवी कीरी वानिकी को 9.15 ग्राम कोकीन के साथ पकड़ा। वहीं सीआईएसएफ तिराहा ओल्ड मसूरी रोड पर स्विफ्ट डिजायर कार से जावेद आलम को 11.77 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी दिल्ली से कोकीन लाकर देहरादून में हाई प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई करने वाले थे। कोबरा गैंग के ये सदस्य सूडान से देहरादून आते जाते रहते थे। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इससे पहले भी राजपुर पुलिस कोबरा गैंग के 13 पेंडलरों समेत कई तस्करों को 2.5 करोड़ की 200 ग्राम कोकीन के साथ जेल भेज चुकी है। देखिए, पिछले कुछ समय से माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री उत्तराखंड की जो मुहिम है उसमें देहरादून पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि इसके जो प्रयास हैं वो काफ़ी हद तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन इसके किंग पिन हैं हम वहाँ तक पहुँच सकें। इसी में एक महत्वपूर्ण जो सूचना कल हमें मिली थी थाना राजपुर पुलिस को, जिसमें कल 2 जून को कुछ लोग दिल्ली से ड्रग पेडलिंग को लेके यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा यहाँ पर अलग अलग जगह पे। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।